ठिठुरती ठंड में वो लड़का मौत के मुहाने पर खड़ा था और वो अमीर लड़की बोली, मेरी एक शर्त है, जो मैं कहूंगी वही करना होगा। उस पल उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो मदद का हाथ नहीं बल्कि गुलाम बनाने की जंजीर थी। आगे जो हुआ वो पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगा। मित्रों, ये सत्य घटना हरिद्वार के पास घंटाघर चौराहे की है, जहां गंगा के किनारे से आती हुई बर्फीली हवाओं के बीच फुटपाथ के एक कोने में फटे हुए टाट और गत्ते के टुकड़ों पर अपनी सांसें गिन रहा था राघव। पौष का महीना था, जब उत्तर भारत की ठंड न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी कंपा देती है। जब हवा किसी अदृश्य खंजर की तरह हड्डियों में उतरती है। सड़क पर फर्राटे भरती गाड़ियां और उनमें बैठे लोग जो मोटे ऊनी कपड़ों, मफलर और दस्तानों में लिपटे होने के बावजूद कांप रहे थे। वहीं दूसरी ओर राघव, जिसके तन पर न तो कोई स्वेटर था और न ही पैरों में ढंग के जूते। उसके शरीर पर एक पुरानी जगह जगह से उधड़ी हुई कमीज थी, जिसके बटन कब के टूट चुके थे, और ऊपर से एक पतली सी जैकेट थी जिसकी रुई अब नाम मात्र को भी बची नहीं थी। पैरों में एक हवाई चप्पल थी जिसका तलवा इतना घिस चुका था कि जमीन की ठंडक सीधे उसके तलवों को चीरती हुई नसों तक पहुंच रही थी। पिछले 2 दिनों से उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। भूख ऐसी कि आंतें सिकुड़कर पत्थर हो गई थीं और ठंड ऐसी कि जबड़े आपस में टकरा रहे थे मगर गले से आवाज नहीं निकल रही थी, मानो शरीर ने अब गुहार लगाने की शक्ति भी खो दी हो। घंटाघर के पास की वो सड़क, जहां रात के सन्नाटे में भी रईसों की गाड़ियां अपनी चमक बिखेरती हुई निकल जाती थीं, वो आज राघव के लिए वीरान थी। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नहाया हुआ वो चौराहा, जहां दिन में पर्यटकों की भीड़ होती थी, अब सुनसान था। इक्का दुक्का लोग जो वहां से गुजरते वे राघव को ऐसे देखते जैसे वो कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा हो। कोई अपनी नाक सिकोड़ लेता तो कोई रास्ता बदल लेता। कभी कभी राघव अपनी सुन्न पड़ चुकी उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए कांपते हाथों को किसी राहगीर की ओर बढ़ा देता, इस उम्मीद में कि शायद कोई दया करके 2 रोटी के पैसे दे दे। उसकी आंखों में एक मूक प्रश्न होता, क्या मैं इंसान नहीं हूं? लेकिन ज्यादातर लोग उसकी ओर देखते तक नहीं थे। कभी कभी कोई पुलिस वाला या गार्ड आकर डंडा फटकारते हुए कहता, यहां मत बैठा कर, यात्रियों को दिक्कत होती है, भाग यहां से। और राघव चुपचाप अपना सिर झुका लेता, क्योंकि प्रतिवाद करने की ऊर्जा भी तो भोजन से ही आती है। राघव अपने गांव से शहर आया था, आंखों में हजारों सपने लेकर। गांव में बूढ़ी मां बीमार थी, पिताजी का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था। घर की जमीन साहूकार के पास गिरवी थी और दवाइयों के लिए एक पैसा नहीं था। मन में बस एक ही आस थी कि बड़ा शहर उसे अपनाएगा, उसकी मेहनत का मोल देगा। उसने सोचा था कि वो खूब परिश्रम करेगा, पैसे कमाएगा और मां का इलाज कराएगा। लेकिन इस शहर ने उसे क्या दिया? सिर्फ हड्डी गला देने वाली ठंड, पेट जला देने वाली भूख और कभी न खत्म होने वाला तिरस्कार। जिस दिन उसकी जेब से आखिरी सिक्का खत्म हुआ, उसी दिन से आसमान ही उसकी छत और जमीन ही उसका बिछौना बन गई। पहली रात उसने खुद को ढांढस बंधाया था कि ये परीक्षा की घड़ी है, कल सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन भी उसने महादेव का नाम लेकर दिन काट लिया। तीसरे दिन भी यही सोचा। लेकिन अब ये चौथी रात थी और कल का सूरज उसे एक झूठा सपना लगने लगा था। उस रात ठंड ने अपना कहर बरपा रखा था। हवाएं ऐसे चल रही थीं मानो राघव से उसकी बची खुची सांसें भी छीन लेना चाहती हों। उसकी पलकें भारी हो रही थीं। नींद उसे अपनी आगोश में लेना चाहती थी, लेकिन भूख के मारे पेट में उठती मरोड़ उसे बार बार जगा देती। कभी उसे अपनी मां का झुर्रियों भरा चेहरा याद आता, जो शायद अभी भी दरवाजे पर दिया जलाए उसकी राह देख रही होगी। कभी उसे गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती, और कभी वो खुद से ही सवाल करता कि क्या विधाता ने उसके ललाट पर यही दुर्गति लिखी थी? क्या एक गरीब का जीवन इतना सस्ता है कि वो सड़क किनारे दम तोड़ दे और किसी को खबर तक न हो? तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक महंगी काली रंग की लग्जरी कार आकर उसके करीब रुकी। टायरों के रुकने की आवाज सुनकर राघव ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाईं। ड्राइवर की सीट से एक वर्दीधारी व्यक्ति उतरा और उसने चारों ओर ऐसे देखा जैसे किसी गंदगी के ढेर के पास खड़ा हो। फिर उसने पीछे का दरवाजा खोला। कार के भीतर से एक युवती उतरी। उसका व्यक्तित्व ही अलग था। लंबा कश्मीरी ओवरकोट, पैरों में चमचमाते हुए बूट और खुले बाल जो उस बर्फीली हवा में भी सलीके से लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, एक ऐसा भाव जैसे उसे दुनिया के सुख दुख से कोई वास्ता न हो। उस लड़की का नाम वेदिका था। वो कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़ी रही, शायद अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। राघव ने सोचा कि ये भी बाकी अमीरों की तरह अपना काम करके चली जाएगी। लेकिन तभी न जाने कैसे वेदिका की नज़र फुटपाथ पर सिकुड़े हुए राघव पर पड़ी। पहले तो उसकी निगाहें फिसल गईं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुकी। उसने देखा कि वो लड़का ठंड से इस कदर कांप रहा है कि उसका पूरा शरीर हिल रहा है। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और चेहरा पीला। वेदिका ने ऐसे दृश्य पहले भी देखे थे,
शहर में गरीबी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात उस वीरान चौराहे पर उस लड़के की आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके कदमों को जकड़ लिया, जैसे वो मूक पीड़ा उसे अपनी ओर बुला रही हो। ए लड़के! वेदिका की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी सत्ता थी जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था। राघव ने डरते डरते अपना सिर उठाया। उसके सामने खड़ी वो लड़की उसे किसी देवी जैसी प्रतीत हुई, जो किसी दूसरी दुनिया से आई हो, ऐसी दुनिया जहां भूख, गरीबी और लाचारी का कोई अस्तित्व नहीं होता। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका कोट चमक रहा था और राघव को अपने फटे पुराने चिथड़े और भी ज्यादा शर्मनाक लगने लगे। वो खुद को और भी सिकोड़कर बैठ गया, जैसे अपनी गरीबी को उस अमीरी की चमक से छिपाना चाहता हो। यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? वेदिका ने पूछा। राघव के होंठ फड़फड़ाए, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। ठंड के मारे उसका जबड़ा खुल ही नहीं रहा था। उसने बहुत प्रयास किया और टूटती हुई आवाज में बोला, कुछ नहीं मालकिन, बस ठंड बहुत है। इतना कहकर उसने अपनी नजरें झुका लीं। घर नहीं है तुम्हारा? इस सवाल पर राघव के सूखे और फटे हुए होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें व्यंग्य भी था और लाचारी भी। घर तो है मालकिन, लेकिन बहुत दूर। यहां तो किस्मत आजमाने आया था, उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, जैसे गरीब होना कोई अपराध हो जिसकी उसे माफी मांगनी पड़ रही हो। वेदिका ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। फटे हुए कपड़े, धंसी हुई आंखें और वो चेहरा जिस पर उम्र से पहले ही बुढ़ापे की थकान छा गई थी। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा, शायद अपने मन में कोई गुणा भाग कर रही थी। फिर वो बोली, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? राघव की पथराई आंखों में उम्मीद की एक बहुत ही क्षीण सी लौ जली, जैसे बुझते हुए दीपक में अचानक तेल पड़ गया हो। क्या सच में? क्या आज रात उसे ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा? जी क्यों नहीं, बस थोड़ा भोजन मिल जाए और रात काटने के लिए कोई कोना। उसकी आवाज में कोई मांग नहीं थी, बस एक करुण निवेदन था। वेदिका ने अपने चेहरे का भाव नहीं बदला। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त? राघव चौंक गया। उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर सिर उठाने लगा। अमीरों की शर्तें कभी भी गरीबों के भले के लिए नहीं होती, ये बात उसने सुनी थी। हाँ, शर्त, वेदिका ने दृढ़ता से कहा, जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। बिना कोई सवाल किए, बिना कोई बहस किए। मेरा हर आदेश तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर होगा। राघव एकदम चुप हो गया। उसके मन में संशय और अपमान दोनों एक साथ उमड़ पड़े। क्या ये कोई जाल है? क्या वो अपनी बची खुची आजादी भी बेचने जा रहा है? उसे अपनी मां की याद आई, जिसने सिखाया था कि बेटा, सिर उठाकर जीना। लेकिन फिर पेट की आग ने उसे याद दिलाया कि स्वाभिमान से पेट नहीं भरता। उसने उस ठंडी निर्दयी जमीन की तरफ देखा जिसने पिछले 3 दिनों से उसकी हड्डियों को चूस लिया था। फिर उसने वेदिका की तरफ देखा, जिसके पास गर्मी थी, भोजन था और जीवन था। अगर मैं मना करूं तो? राघव ने बहुत धीमी आवाज में डरते हुए पूछा। वेदिका ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए, जैसे ये उसके लिए कोई महत्व ही न रखता हो। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाऊंगी और तुम यहीं इसी ठंड में अपनी किस्मत के भरोसे रहोगे। फैसला तुम्हारा है। वहां कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और हवा की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राघव की तेज सांसें और दिल की धड़कनें उस सन्नाटे में गूंज रही थीं। जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला था। अंत में भूख जीत गई, ठंड जीत गई। राघव ने हार मानते हुए अपना सिर झुका लिया। ठीक है मालकिन, उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। जो आप कहेंगी वही करूंगा। वेदिका के चेहरे पर विजय की एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसने अपने ड्राइवर की तरफ इशारा किया, इसे गाड़ी में बैठाओ। जब राघव उस आलिशान कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा तो उसे जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि असली गर्मी क्या होती है। हीटर की गर्म हवा ने उसके जमे हुए हाथों और पैरों को सहलाया। सीट इतनी नरम थी कि उसे लगा वो बादलों पर बैठ गया है। बाहर की क्रूर दुनिया और कार के अंदर की ये स्वर्ग जैसी दुनिया, इन दोनों के बीच बस एक शीशे का फासला था। जैसे ही शरीर को आराम मिला, उसके अंदर का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना किसी सिसकी के, बिना किसी आवाज के। ये आंसू खुशी के थे या अपनी मजबूरी के, वो खुद भी नहीं जानता था। वेदिका ने उसे रोते हुए देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी खिड़की से बाहर देखती रही। कार चल पड़ी। बाहर वही सड़कें थीं, वही पेड़ पौधे, वही घंटाघर, लेकिन राघव के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, आगे उसके साथ क्या होने वाला है। बस इतना पता था कि उसने अपनी डोर किसी और के हाथ में सौंप दी है। कार के अंदर सन्नाटा था।
वेदिका ने अपना फोन निकाला और किसी से अंग्रेजी में बात करने लगी। हाँ, मैं थोड़ी देर से पहुंचूंगी, एक जरूरी काम आ गया था। राघव ने हिम्मत जुटाकर बहुत संकोच के साथ पूछा, मालकिन, आपका शुभ नाम क्या है? वेदिका ने उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, वेदिका। और तुम्हारा? राघव। जी, राघव नाम है मेरा। वेदिका ने धीरे से दोहराया, राघव। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। याद रखना राघव, मैंने तुम्हें सड़क से उठाया है, आज से तुम्हारा जीवन मेरा है। राघव ने सिर हिला दिया। अब सवाल करने की न तो ताकत थी और न ही अधिकार। भूख और ठंड के डर से बड़ा डर अब इस बात का था कि कहीं ये सब एक सपना न साबित हो, कहीं आंख खुलते ही वो फिर उसी ठंडे फुटपाथ पर न पड़ा मिले। कार शहर की चकाचौंध से दूर एक शांत और पौष इलाके की तरफ मुड़ गई। राघव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद के साथ साथ एक गहरी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि ये मदद है या किसी नई कैद की शुरुआत। बस इतना जानता था कि इस एक रात ने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी है। जब राघव की आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। न आसमान था, न सड़क का शोर, न ही हड्डियों को गलाने वाली ठंड। कमरे में एक बहुत ही सौम्य पीली रोशनी जल रही थी। एक ऐसी भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली थी जैसी मंदिरों में होती है। वो जिस बिस्तर पर लेटा था वो उसके गांव की खाट या फुटपाथ की जमीन से बिल्कुल अलग था। इतना नरम, इतना साफ कि उसे हिलते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं गंदा न हो जाए। वो कुछ सेकंड तक छत को घूरता रहा, ये यकीन करने की कोशिश करता रहा कि वो जिंदा है। फिर अचानक पिछले रात की घटनाएं किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में कौंध गईं। वो बर्फीला चौराहा, वो भूख, वेदिका की गाड़ी और वो शर्त, जो मैं कहूंगी वही करना होगा। राघव झटके से उठ बैठा। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है। पास ही एक कुर्सी पर कुछ कपड़े रखे थे, एक गर्म ऊनी टी-शर्ट, जीन्स और मोजे। कपड़ों के ऊपर एक नोट रखा था जिसे वो पढ़ नहीं सका क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझ गया कि ये उसके लिए हैं। उसने उन कपड़ों को छुआ। इतना मुलायम कपड़ा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहना था। तभी उसके पेट में फिर से मरोड़ उठी। भूख अभी भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसे भूख से ज्यादा डर इस बात का था कि इस आलीशान महल में उसका क्या काम। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा एक हल्की सी आहट के साथ खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला जिसने बहुत ही साधारण साड़ी पहनी थी, हाथ में तौलिया लिए अंदर आई। उसका चेहरा शांत था, एक माँ जैसा। उठ गए बेटा? महिला ने बहुत ही सामान्य लहजे में पूछा, जैसे राघव रोज यहीं सोता हो। मालकिन बुला रही हैं, पहले नहा धो लो, ये कपड़े पहन लो, फिर बाहर आ जाना। राघव ने हतप्रभ होकर सिर हिलाया। जी। बाथरूम में जाकर उसने जब आईने में अपनी शक्ल देखी तो डर गया। धूल मिट्टी से सना चेहरा, उलझे बाल, धंसी हुई आंखें। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया। गर्म पानी उसके शरीर पर गिरते ही जैसे सारी थकान और दर्द को बहा ले गया। जब उसने नए कपड़े पहने तो उसे लगा जैसे वो कोई और ही इंसान बन गया है। अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को उसने एक कोने में रख दिया, जैसे अपने अतीत को वहीं छोड़ रहा हो। वो डरते डरते कमरे से बाहर निकला। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा हॉल उसने केवल फिल्मों में देखा था। मखमली सोफे, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, छत से लटकता हुआ झूमर। सामने एक बड़े सोफे पर वेदिका बैठी थी, अपनी गोद में लैपटॉप रखे कुछ काम कर रही थी। उसने राघव के कदमों की आहट सुनी, सिर उठाया और एक पल के लिए उसे देखती रही। नहाने और साफ कपड़े पहनने के बाद राघव अब वो भिखारी नहीं लग रहा था जो कल रात फुटपाथ पर पड़ा था। बैठो, वेदिका ने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। उसका स्वर अभी भी वही था, ठंडा और आदेशात्मक। राघव चुपचाप सिमटकर कुर्सी के किनारे पर बैठ गया। वेदिका ने अपना लैपटॉप बंद किया और सीधे उसकी आंखों में देखा। सबसे पहले एक बात साफ साफ समझ लो राघव, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मैंने तुम्हें किसी दया या धर्म कर्म के कारण नहीं उठाया है। मैं मदद करती हूं, लेकिन अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। जी मालकिन, तुम यहां रहोगे। तुम्हें रहने के लिए छत, पहनने को कपड़े और पेट भर खाना मिलेगा। लेकिन बदले में। वेदिका थोड़ा आगे झुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। बदले में तुम्हें अपना दिमाग नहीं चलाना है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। कोई सवाल नहीं, कोई ना नुकुर नहीं। क्या यह मंजूर है? राघव के पास और क्या विकल्प था? उसने फिर से सिर झुका लिया। मंजूर है मालकिन, जो आप कहेंगी वही करूंगा। गुड, वेदिका ने कहा, जैसे कोई बिजनेस डील पक्की हो गई हो। अभी डाइनिंग टेबल पर जाओ और नाश्ता कर लो। उसके बाद मैं बताऊंगी कि तुम्हारा काम क्या है। राघव डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा। वहां तरह तरह के व्यंजन सजे थे, गर्मा गर्म पराठे, सब्जी, दही और फलों का रस। खाने की खुशबू ने उसकी भूख को और भड़का दिया।
वो कुर्सी पर बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला तोड़ा और मुंह में रखा, उसकी आंखें भर आईं। वो स्वाद, वो तृप्ति, उसने न जाने कितने दिनों, शायद महीनों बाद ऐसा खाना देखा था। वो खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वह अपना मुंह नीचे किए हुए था ताकि वेदिका उसे रोते हुए न देख ले। उसे लग रहा था कि ये सब एक सपना है जो अभी टूट जाएगा। दूर खड़ी वेदिका उसे चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। राघव नहीं जानता था कि वो निवाला जो वो खा रहा है, वो सिर्फ अन्न नहीं है, बल्कि एक नए जीवन का अनुबंध है। एक ऐसा जीवन जहां पेट तो भरा होगा, लेकिन आत्मा गिरवी होगी। नाश्ता खत्म करने के बाद राघव ने पानी पिया और अपनी जगह से उठा। वेदिका अभी भी वहीं बैठी थी। जी, अब क्या करना है? राघव ने पूछा। वेदिका उठी और उसके करीब आई। आज से तुम सिर्फ मेरे लिए हो। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारा गांव, तुम्हारे दुख, सब इस घर के बाहर छोड़ दो। अब तुम मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। प्रोजेक्ट? राघव को शब्द का मतलब समझ नहीं आया। हाँ, प्रोजेक्ट, वेदिका ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। समय आने पर सब समझ जाओगे। अभी जाओ, माली काका के पास बगीचे में, वो तुम्हें काम समझा देंगे। राघव सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसे राहत थी कि छत और खाना मिल गया, लेकिन दिल में एक भारीपन भी था। वेदिका की बातें, उसकी शर्तें और वो अजीब सा शब्द प्रोजेक्ट, सब कुछ उसे खटक रहा था। उसे लगा जैसे उसने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी स्वतंत्रता बेच दी है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसे ऐसे ऐसे इम्तिहानों से गुजरना था जो उसकी रूह को झकझोर कर रख देंगे। कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी था। राघव की जिंदगी अब उस आलीशान कोठी की चारदीवारी के भीतर एक अजीब से नियम में बंध गई थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना, माली काका के साथ बगीचे में पौधों को पानी देना और फिर तैयार होकर वेदिका के आदेश का इंतजार करना। वो इस घर में नौकर नहीं था, लेकिन मालिक भी नहीं था। वो एक ऐसी स्थिति में था जिसका कोई नाम नहीं होता। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त एहसान के पहाड़ के नीचे दबा हुआ सांस ले रहा था। वेदिका उसे अक्सर याद दिलाना नहीं भूलती थी, कभी बातों बातों में, तो कभी अपनी तीखी खामोशी से। याद है राघव, तुम कहाँ से आए थे? वो अक्सर डाइनिंग टेबल पर कॉफी का घूंट भरते हुए पूछती, और राघव हर बार चुपचाप सिर झुका लेता। उसका मौन ही उसका उत्तर होता था। वो जानता था कि वो उस नरक से निकल आया है जहां ठंड और भूख उसे नोच रही थी, लेकिन यहां जिस बिस्तर पर वो सोता था उसमें मखमली गद्दे तो थे, पर नींद नहीं थी। यहां पेट भरा था, पर आत्मसम्मान हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खाली हो रहा था। शुरुआती दिनों में उसे लगा कि शायद यही उसका प्रारब्ध है, लेकिन धीरे धीरे उसे वेदिका का वो प्रोजेक्ट समझ आने लगा जिसका जिक्र उसने पहले दिन किया था। वेदिका अक्सर अपने अमीर दोस्तों को घर बुलाती। ड्राइंग रूम में महंगी शराब और विदेशी परफ्यूम की खुशबू फैल जाती। हंसी ठिठोली के बीच वो राघव को आवाज देती। जब राघव साफ सुथरे कपड़ों में सिर झुकाए वहां आता, तो वेदिका किसी बेशकीमती कलाकृति की तरह उसका प्रदर्शन करती। देखो इसे, वो अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए कहती। ये वही लड़का है जो उस रात घंटा घर पर मरने की हालत में था। मैंने इसे उठाया, संवारा और देखो आज ये कैसा दिखता है। ये है मेरा सोशल एक्सपेरिमेंट। मैं देखना चाहती थी कि क्या एक सड़क के भिखारी को सभ्य इंसान बनाया जा सकता है। उसके दोस्त तालियां बजाते, वेदिका की दरियादिली की तारीफ करते। वेदिका, तुम कितनी महान हो, कोई कहता। वाकई, तुमने तो इसकी काया ही पलट दी, दूसरा सुर मिलाता। राघव वहीं खड़ा रहता, चेहरे पर एक फीकी प्लास्टिक जैसी मुस्कान चिपकाए, लेकिन उसके भीतर उसकी आत्मा कहीं गहरे में चीख रही होती थी। उन तारीफों के शब्द उसे किसी चाबुक से कम नहीं लगते थे। उसे महसूस होता था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि सर्कस का कोई जानवर है जिसे करतब दिखाने के लिए पाला गया हो। वे लोग उसकी उपस्थिति में उसके ही बारे में ऐसे बात करते थे जैसे उसमें सुनने या समझने की शक्ति ही न हो। जब मेहमान चले जाते तो राघव अपने कमरे में जाकर देर तक आईने को देखता रहता। वो अपनी आंखों में उस पुराने राघव को ढूंढने की कोशिश करता जो गरीब जरूर था, लेकिन किसी का गुलाम नहीं था। फिर भी इस सोने के पिंजरे में उसे एक ऐसी चाबी मिल गई जिसने उसे जीवित रखा। वो थी पुस्तकालय। वेदिका के घर में एक विशाल लाइब्रेरी थी जिसमें फर्श से लेकर छत तक किताबें भरी थीं। एक दिन सफाई करते वक्त राघव की नजर उन किताबों पर पड़ी। हिंदी साहित्य, इतिहास और धर्म की अनगिनत पुस्तकें वहां धूल फांक रही थीं। राघव ने डरते डरते एक किताब उठाई। पन्नों की वो पुरानी सौंधी खुशबू उसकी सांसों में उतर गई। गांव के सरकारी स्कूल में उसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ने का शौक उसे हमेशा से था।
पिता के गुजरने के बाद पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन अक्षरों से उसका नाता कभी नहीं टूटा था। अब रात को जब पूरा घर सो जाता, सन्नाटा पसर जाता, तब राघव दबे पांव लाइब्रेरी में जाता। वो एक किताब उठाता और अपने कमरे की मध्यम रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। शब्द उसके लिए मरहम बन गए। प्रेमचंद की कहानियां उसे अपने गांव की याद दिलातीं, तो दिनकर की कविताएं उसकी नसों में सोए हुए स्वाभिमान को जगा देतीं। रामायण और महाभारत के प्रसंग पढ़ते हुए उसे समझ आया कि वनवास सिर्फ राम ने नहीं भोगा था, और अज्ञातवास सिर्फ पांडवों का नहीं था। हर इंसान का अपना वनवास होता है, और ये समय उसका अज्ञातवास था। किताबों ने उसे वो दिया जो वेदिका की दौलत कभी नहीं दे सकती थी, विचारने की शक्ति। उसे महसूस होने लगा कि गरीबी केवल धन का अभाव है, लेकिन अज्ञानता विचारों की दरिद्रता है, और वो अब दरिद्र नहीं रहना चाहता था। एक रात वो मगन होकर एक पुस्तक पढ़ रहा था। समय का उसे भान ही नहीं रहा। अचानक दरवाजे पर एक परछाई उभरी। राघव घबराकर खड़ा हो गया। किताब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। सामने वेदिका खड़ी थी। उसकी आंखों में नींद और आश्चर्य दोनों थे। ये क्या कर रहे हो? वेदिका ने कठोर स्वर में पूछा। उसे लगा शायद राघव चोरी कर रहा है। राघव का गला सूख गया। वो मालकिन, बस देख रहा था। वेदिका आगे बढ़ी और जमीन पर गिरी किताब उठाई। वह हिंदी साहित्य की एक क्लिष्ट पुस्तक थी। उसने राघव की ओर देखा। उसकी भौहें तन गईं। तुम पढ़ रहे थे? उसने अविश्वास के साथ पूछा। तुम्हें पढ़ना आता है? राघव ने नजरें झुकाकर कहा। जी, गांव में थोड़ा स्कूल गया था। अक्षरों की पहचान है। वेदिका कुछ क्षण चुप रही। वो राघव को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई नई खोज कर ली हो। उसके दिमाग में फिर से वही गुणा भाग चलने लगा। हाँ, उसने किताब को मेज पर रखते हुए कहा। तुम्हें सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए नहीं रखा है मैंने। अगर थोड़ा बहुत दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करो। राघव समझ नहीं पाया कि ये डांट थी या तारीफ। कल से तैयार रहना, वेदिका ने मुड़ते हुए कहा। मेरे ऑफिस चलोगे? वहां फाइलों का काम है। देखता हूं तुम कितने पानी में हो। ये पहली बार था जब वेदिका ने उसे सिर्फ अपने एहसान का बोझ नहीं, बल्कि किसी काम के काबिल समझा था। उस रात राघव को नींद नहीं आई, लेकिन डर की वजह से नहीं, बल्कि एक नई उत्तेजना की वजह से। अगले दिन से राघव की दुनिया फिर बदल गई। वेदिका का ऑफिस शहर की एक गगनचुंबी इमारत में था। शीशे की दीवारें, ठंडी हवा फेंकते एस बड़ी ई और कंप्यूटर पर उंगलियां नचाते लोग। राघव के लिए यह किसी दूसरी ग्रह जैसा था। शुरू में वो बहुत सहमा हुआ रहता था। लोग उसे अजीब नजरों से देखते। वेदिका का पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते उसे कई बार नीची निगाहों का सामना करना पड़ता। ये मैडम ने किसको रख लिया? ऐसी फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़तीं। लेकिन राघव ने बहरा बनने का नाटक किया और अपनी पूरी ऊर्जा सीखने में लगा दी। वो फाइलों को सलीके से रखता, वेदिका की मीटिंग्स का समय याद रखता, और धीरे धीरे उसने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां जमाना शुरू कर दिया। उसकी सीखने की ललक अद्भुत थी। जो काम दूसरे कर्मचारी बेमन से करते थे, राघव उसे पूजा समझकर करता था। उसे लगता था कि शायद यही वो रास्ता है जो उसे इस गुलामी से मुक्ति दिलाएगा, योग्यता का रास्ता। वेदिका भी ये बदलाव देख रही थी। जहां पहले वो उसे केवल दया का पात्र समझती थी, अब उसे राघव की उपयोगिता दिखने लगी थी। कभी कभी मीटिंग के दौरान जब उसे कोई कागज चाहिए होता, तो उसके बोलने से पहले ही राघव उसे पेश कर देता। ये मूक तालमेल बन रहा था, लेकिन खाई अभी भी उतनी ही गहरी थी। वेदिका मालिक थी और राघव उसका बनाया हुआ पुतला। सर्दी का मौसम अब अपने चरम पर था। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। वेदिका अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी टैबलेट पर कुछ आंकड़े देख रही थी और राघव ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा बाहर देख रहा था। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लाइट के खंभे के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई धोती थी। बारिश की बूंदें उसके नंगे बदन पर गिर रही थीं और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके सामने एक मिट्टी का कटोरा रखा था जो खाली था। राघव का दिल जोर से धड़का। उसे उस बूढ़े में अपना अक्स दिखाई दिया। वही कंपकंपी, वही लाचारी, वही भूख। उसे वो रात याद आ गई जब वो घंटा घर पर बैठा था। उस समय किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन आज वो शीशे के इस पार था। वो खुद को रोक नहीं पाया। भैया, गाड़ी रोकिए, राघव ने अचानक ड्राइवर से कहा। ड्राइवर हड़बड़ा गया और उसने ब्रेक लगा दिए। वेदिका का ध्यान टूटा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? वह झल्लाई। राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब टटोली। ऑफिस से मिली पहली तनख्वाह के कुछ रुपए उसकी जेब में थे। उसने दरवाज़ा खोला और बारिश की परवाह किए बिना बाहर कूद गया। वो दौड़कर उस बूढ़े के पास गया। पास ही एक ठेले वाले से उसने गर्म समोसे और चाय खरीदी
और उस बूढ़े के हाथों में रख दी। साथ ही अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसके कटोरे में डाल दिया। बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से राघव के सिर पर हाथ रखा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। राघव को लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वो भीगता हुआ वापस कार में आया और बैठ गया। कार के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। वेदिका का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। यह क्या तमाशा था? वेदिका की आवाज ठंडी बर्फ जैसी थी। राघव अपने भीगे हुए बाल पोंछ रहा था। वो बाबा बहुत ठंड में थे मालकिन, और भूखे भी लग रहे थे। तो क्या तुम पूरी दुनिया का ठेका लेकर बैठे हो? वेदिका लगभग चिल्लाई। मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए कि तुम उन्हें सड़क पर लुटा दो। और सबसे बड़ी बात, मेरी गाड़ी रुकवाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राघव सहम गया, लेकिन इस बार उसका डर थोड़ा अलग था। माफ कीजिएगा मालकिन, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मुझे लगा कि मदद करना मेरा धर्म है। धर्म? वेदिका ने एक कड़वी हंसी हंसी। सुनो राघव, ये दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, दिमाग से चलती है। अगर भावनाएं इतनी ही बड़ी होतीं तो तुम उस रात सड़क पर नहीं होते। मैंने तुम्हें वहां से उठाया क्योंकि मेरे पास पावर थी, पैसा था। अगर मैं भी तुम्हारे जैसी भावुक होती तो शायद तुम्हारे साथ बैठकर रो रही होती, मदद नहीं कर पाती। वेदिका के शब्द तीखे बाण की तरह राघव के सीने में चुभ गए। वो कहना चाहती थी कि शक्ति ही सब कुछ है और दयालुता केवल कमजोरों का गहना है। राघव कुछ पल चुप रहा। कार की खिड़की पर बारिश की बूंदें जोर जोर से टकरा रही थीं। फिर उसने पहली बार वेदिका की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी नजरों में न तो याचना थी और न ही कृतज्ञता, बस एक अजीब सी शांति थी। आप सही कहती हैं मालकिन, राघव ने बहुत संयत स्वर में कहा। दुनिया शायद दिमाग से चलती होगी, लेकिन अगर हम में दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाए तो हम इंसान नहीं रहते, मशीन बन जाते हैं। उस रात आपने मुझे बचाया, ये आपकी शक्ति थी। लेकिन आज मैंने उस बाबा को खाना खिलाया, ये मेरी आत्मा की शांति थी। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन इंसान होने का मतलब शायद यही है कि हम दूसरों के लिए जिएं। कार में गहरा सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने भी भयभीत होकर रियर व्यू मिरर में देखा। आज तक किसी ने वेदिका से ऐसे बात करने की जुर्रत नहीं की थी, वो भी एक ऐसा लड़का जिसे उसने कचरे से उठाया हो। वेदिका हतप्रभ रह गई। उसके पास तर्कों का भंडार था, लेकिन राघव की उस सीधी सादी अनुभव से निकली बात ने उसे निरुत्तर कर दिया था। उसे अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। वो बेचैनी जो तब होती है जब कोई आईना हमारे सामने रख दे और हमें अपना असली चेहरा पसंद न आए। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वेदिका ने अंत में फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो पहले वाला दम नहीं था। अपना काम करो, भाषण मत दो। राघव ने सिर झुका लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर दिल्ली की सड़कें अंधेरे में डूबी थीं, लेकिन राघव के भीतर एक दिया जल चुका था। उसे समझ आ गया था कि वेदिका के पास सब कुछ होकर भी वो खाली थी और उसके पास कुछ न होकर भी वो भरा हुआ था। उस रात घर पहुंचने तक दोनों के बीच एक शब्द नहीं बोला गया, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। राघव अब वो डरा हुआ लड़का नहीं रहा था। उसके पंख निकल रहे थे और वो पिंजरा अब उसे छोटा लगने लगा था। वो जान गया था कि अब वो शर्तों पर नहीं जिएगा। दिन बीतते गए, लेकिन उस बारिश वाली रात ने दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। राघव ऑफिस में अपना काम करता, लेकिन अब उसकी आंखों में वेदिका के लिए वो भय नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो अब एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ चलता था। ऑफिस के अन्य कर्मचारी भी राघव के काम की तारीफ करने लगे थे। उसकी लगन और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया था। राघव अब खुद को सोशल प्रोजेक्ट नहीं मानता था, वो खुद को एक कर्मयोगी मानने लगा था। एक दिन एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में वेदिका को शहर की मलिन बस्तियों का दौरा करना पड़ा। ये एक सरकारी टेंडर था जिसके लिए जमीनी हकीकत जानना जरूरी था। राघव उसके साथ था। वे लोग कार से उतरकर तंग गलियों में पैदल चल रहे थे। चारों तरफ गंदगी, खुले नाले और बदबू का साम्राज्य था। वेदिका ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया था। वो हर कदम बहुत संभल कर रख रही थी ताकि उसके महंगे जूते गंदे न हो जाएं। लेकिन राघव के लिए यह सब जाना पहचाना था। वो उन गलियों में ऐसे चल रहा था जैसे अपने घर में हो। एक झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके तन पर फटे कपड़े थे, लेकिन चेहरों पर हंसी थी। राघव को देखते ही वे बच्चे उसकी तरफ दौड़े। शायद राघव पहले भी कभी वहां आया था, या शायद उसकी आंखों की करुणा ने उन्हें खींच लिया था। राघव ने झुककर एक बच्चे को गोद में उठा लिया। वेदिका ये सब दूर से देख रही थी। उसे घिन आ रही थी, लेकिन साथ ही एक आश्चर्य भी हो रहा था। जिस गंदगी से वो दूर भाग रही थी, राघव उसे गले लगा रहा था। चलो, हमें देर हो रही है,
वेदिका ने रूखेपन से कहा। बस 1 मिनट मालकिन, राघव ने कहा और अपनी जेब से कुछ टॉफियां निकालकर बच्चों में बांट दी। जब वे वापस कार की तरफ बढ़ रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला ने राघव के हाथ पकड़ लिए। बेटा, जुग जुग जियो, उसने कांपती आवाज में कहा। राघव ने उसके पैर छुए। कार में बैठते ही वेदिका फट पड़ी। तुम्हें समझ नहीं आता? इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं। तुम उन गंदे बच्चों को गोद में कैसे उठा सकते हो? राघव ने शांत भाव से उत्तर दिया। मालकिन, मैला तो शरीर होता है, मन नहीं। और जहां तक बीमारी की बात है तो सबसे बड़ी बीमारी तो संवेदना का मर जाना है, जो इन बस्तियों में नहीं बल्कि ऊंची इमारतों में ज्यादा फैल रही है। वेदिका सन्न रह गई। ये दूसरा मौका था जब राघव ने उसकी सोच को सीधी चुनौती दी थी। उसे लगा कि ये लड़का धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। वो उसे अपने तरीके से ढालना चाहती थी, लेकिन राघव किसी और ही धातु का बना था जो मुड़ने के बजाय निखरता जा रहा था। उस रात राघव अपने कमरे में लेटा छत को देख रहा था। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उसे यहां सुख सुविधाएं तो मिल रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा का दम घुट रहा था। वो जानता था कि वेदिका कभी नहीं बदलेगी। वो मदद को भी व्यापार समझती है और इंसानों को संसाधन। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। राघव खिड़की से झांका। वेदिका की कार अभी अभी पोर्च में आकर रुकी थी, लेकिन वह कार से बाहर नहीं निकल रही थी। ड्राइवर घबराया हुआ इधर उधर भाग रहा था। राघव का दिल ठिठक गया। वह नंगे पांव नीचे की ओर भागा। जब वो कार के पास पहुंचा तो देखा कि वेदिका स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे बेसुध पड़ी थी। शायद उसे पैनिक अटैक आया था या ब्लड प्रेशर की समस्या थी। ड्राइवर हाथ पांव मार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राघव ने एक पल नहीं गवाया। उसने तुरंत दरवाजा खोला, वेदिका को अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर उसने ड्राइवर को डॉक्टर को फोन करने को कहा और खुद वेदिका के हाथों और पैरों की मालिश करने लगा। उसने ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखीं। वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, बिना पलक झपकाए। वो भूल गया कि ये वही मालकिन है जो उसका अपमान करती है, जो उसे प्रोजेक्ट समझती है। उस वक्त वो सिर्फ एक इंसान थी जिसे मदद की जरूरत थी। सुबह जब वेदिका की आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। सिर में भारीपन था। उसने करवट ली तो देखा कि पास ही कुर्सी पर राघव बैठा बैठा ऊँग रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वेदिका को रात की धुंधली यादें आईं। उसे याद आया कि कैसे वो घुटन महसूस कर रही थी और फिर कैसे मजबूत हाथों ने उसे संभाला था। वह चुपचाप राघव को देखती रही। पहली बार उसने राघव को अपनी शर्तों के चश्मे के बिना देखा। तभी राघव की आंख खुल गई। उसने वेदिका को जागते हुए देखा तो तुरंत खड़ा हो गया। आप ठीक हैं मालकिन? उसने चिंता से पूछा। डॉक्टर साहब आए थे, दवा दे गए हैं। कह रहे थे तनाव ज्यादा लेने से हुआ है। वेदिका कुछ पल चुप रही। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में पूछा, तुम पूरी रात यहीं थे? जी, राघव ने सरलता से कहा। आपको अकेला कैसे छोड़ सकता था? वेदिका की आंखों में एक अजीब सा भाव आया, शायद शर्मिंदगी का। वो हमेशा सोचती थी कि उसने राघव को जीवन दिया है, लेकिन आज रात राघव ने साबित कर दिया था कि रक्षक बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। धन्यवाद, वेदिका के मुंह से मुश्किल से निकला। राघव मुस्कुराया, एक सच्ची, निश्चल मुस्कान। इसमें धन्यवाद कैसा मालकिन? ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन ये घटना भी राघव के फैसले को बदल नहीं सकी। उसे पता था कि यह नरमी अस्थायी है। जैसे ही वेदिका ठीक होगी, वही पुरानी मालकिन वापस आ जाएगी। और वो सही था। 2 दिन बाद ही घर में एक बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ। वेदिका के पिता के विदेशी बिजनेस पार्टनर्स आए थे। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वेदिका ने राघव को एक खास सूट पहनने को दिया। आज तुम्हें वेटर की तरह नहीं बल्कि एक जेंटलमैन की तरह रहना है, उसने हिदायत दी। लेकिन याद रखना, अपनी हद में रहना। ज्यादा बातें मत करना। पार्टी में सब कुछ भव्य था। संगीत, खाना, मेहमान। एक विदेशी मेहमान ने राघव की ओर इशारा करके पूछा, यह नौजवान कौन है वेदिका? तुम्हारे साथ अक्सर दिखता है। वेदिका हंस पड़ी। उसने वाइन का गिलास उठाया और सबके सामने कहा, अरे ये तो मेरा सबसे सफल प्रोजेक्ट है। मैंने इसे सड़क से उठाया था, बिल्कुल जंगली था। देखो अब कैसे इंसानों की तरह कपड़े पहनता है। क्यों राघव, बताओ सबको अपनी कहानी। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। लोग राघव को ऐसे देख रहे थे जैसे चिड़ियाघर का कोई अजूबा हो। राघव के कानों में वो हंसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसका सीना छलनी हो गया। उसने वेदिका की ओर देखा। वो हंस रही थी, अपनी सफलता पर इठला रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी राघव के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हैं। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो।
वही लोग, वही चमक दमक, वही खोखले शब्द। फर्क बस इतना था कि आज वो महंगे सूट में था, लेकिन महसूस वही नंगापन कर रहा था जो फुटपाथ पर करता था। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसने एक गहरी सांस ली और उस पल उसने फैसला कर लिया। वह चुपचाप, बिना किसी को बताए, भीड़ से बाहर निकल गया। पार्टी अपनी रफ्तार में चलती रही, लेकिन राघव के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। वो अपने कमरे में गया। उसने वो महंगा सूट उतारा और तह करके बिस्तर पर रख दिया। उसने अपने वही पुराने कपड़े निकाले जो उसने पहले दिन पहने थे, धुले हुए लेकिन पुराने। उसने अपना छोटा सा झोला उठाया जिसमें उसकी माँ की एक तस्वीर और वो रामायण की गुटका थी जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी। उसने कमरे को आखिरी बार देखा। ये कमरा जो कभी उसे स्वर्ग लगा था, आज किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। उसने मेज पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा और उस पर 2 लाइनें लिखीं। फिर वो पिछले दरवाजे से अंधेरे में विलीन हो गया। बाहर दिल्ली की वही रात थी, वही ठंड थी, लेकिन इस बार राघव कांप नहीं रहा था। उसकी जेब खाली थी। पेट में शायद कल फिर भूख होगी, लेकिन उसका सिर ऊंचा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे ये पता था कि अब वो किसी की दया का प्रोजेक्ट बनकर नहीं जिएगा। वो राघव था और अब उसे अपनी कहानी खुद लिखनी थी। जब वेदिका ने बाद में उसका कमरा खाली देखा और वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव जा चुका था एक ऐसी यात्रा पर जहां से वापसी आसान नहीं थी पर जरूरी थी। कहानी का दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। उस रात जब राघव वेदिका की आलीशान कोठी के पीछे वाले गेट से बाहर निकला तो दिल्ली की सड़कें वीरान थीं। माघ महीने की सर्द हवाएं किसी अदृश्य कोड़े की तरह बरस रही थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज राघव को ठंड नहीं लग रही थी। उसके तन पर वही पुराने घिसे हुए कपड़े थे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और सर पर कोई छत नहीं थी, लेकिन उसके सीने में स्वाभिमान की एक ऐसी अदृश्य आग जल रही थी जिसने मौसम की बेरुखी को बेअसर कर दिया था। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस गगनचुंबी इमारत को देखा जहां उसने पिछले कुछ महीने बिताए थे। वो इमारत अब उसे ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि एक सोने का पिंजरा लग रही थी। उसने मन ही मन उस घर को, उस ऐश्वर्य को और वेदिका के उस अहंकार को प्रणाम किया और विपरीत दिशा में चल पड़ा। राघव चलता रहा। उसका उद्देश्य अब सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि खुद को साबित करना था। वो इंडिया गेट के उसी फुटपाथ पर नहीं गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो जानता था कि अगर वो वापस वहीं गया तो उसका अतीत उसे निगल जाएगा। वो चलता चलता शहर के पुराने इलाके में स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियों पर कई बेसहारा लोग सो रहे थे। राघव ने एक कोने में जगह बनाई। पत्थर की जमीन ठंडी थी, लेकिन खुली हवा में आजादी की सांस थी। उसने अपनी पोटली सिर के नीचे रखी और लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रहा था कि कल सुबह क्या होगा। क्या वो फिर से हाथ फैलाएगा? नहीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने वेदिका के ऑफिस में कंप्यूटर सीखा था, फाइलें संभालना सीखा था, लोगों से बात करने का सलीका सीखा था। वो अब एक अकुशल मजदूर नहीं था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राघव की आंख खुली। मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थीं। उसने नल पर मुंह धोया और सीधे काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने कसम खाई थी कि वो भीख नहीं मांगेगा। वो एक स्टेशनरी की दुकान पर गया जहां माल ढोने के लिए लड़के की जरूरत थी। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मना कर दिया। वो कई दफ्तरों में गया, चपरासी के काम के लिए पूछा, लेकिन उसके हुलिये और बिना सिफारिश के उसे हर जगह से दुत्कार मिली। दोपहर तक भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन राघव ने पानी पीकर पेट को बहला लिया। शाम होते होते वो शहर के बाहरी इलाके में एक सेवा सदन नामक आश्रम के पास पहुंचा। ये एक छोटी संस्था थी जो अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए काम करती थी। वहां के व्यवस्थापक एक बुजुर्ग सज्जन जिनका नाम शंभूनाथ जी था, बाहर बरामदे में हिसाब किताब कर रहे थे। राघव ने हिम्मत करके उनसे बात की। उसने ये नहीं कहा कि वो भूखा है। उसने कहा, बाबूजी, मुझे काम चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, कंप्यूटर चला लेता हूं और मेहनत करने से नहीं डरता। शंभूनाथ जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए राघव की आंखों में देखा। उन्हें वहां लालच नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई दी। उन्होंने पूछा, हम ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे बेटा, यहां सेवा का काम है। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मुझे पैसे से ज्यादा इज्जत की रोटी चाहिए। बस रहने को एक कोना और 2 वक्त का भोजन मिल जाए, बाकी आप जो उचित समझे दे देना। शंभूनाथ जी ने उसे रख लिया। राघव की नई जिंदगी शुरू हुई। यह वेदिका के महल जैसी आरामदायक नहीं थी, लेकिन यहां सुकून था। दिन भर वो आश्रम का हिसाब किताब कंप्यूटर पर चढ़ाता, फिर बच्चों को गणित और हिंदी पढ़ाता और शाम को रसोई में रोटियां बनवाने में मदद करता। यहां कोई उसे प्रोजेक्ट नहीं कहता था।
यहाँ सब उसे राघव भैया या बेटा कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे राघव ने आश्रम की व्यवस्था को सुधारना शुरू कर दिया। उसने वेदिका के ऑफिस में जो प्रबंधन के गुर सीखे थे उनका उपयोग करके आश्रम के खर्चों को कम किया और दानदाताओं से संपर्क करने का नया तरीका निकाला। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस आश्रम में हमेशा धन की कमी रहती थी वहां राघव की सूझबूझ से स्थिरता आने लगी। वो अब अपनी शर्तों पर जी रहा था, सिर उठाकर। दूसरी ओर वेदिका की दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। जिस सुबह उसने राघव का खाली कमरा देखा और मेज पर वो चिट्ठी पाई, वो सन्न रह गई थी। चिट्ठी में राघव ने टूटे फूटे अक्षरों में लिखा था, मालकिन, आपने मुझे जीवन दिया, उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। लेकिन इंसान को जीवन के साथ साथ सम्मान की भी जरूरत होती है। सोने के पिंजरे में पक्षी बोल सकता है पर उड़ नहीं सकता। मैं उड़ने जा रहा हूं। आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ। वेदिका ने उस कागज को मुट्ठी में भींच लिया था। उसे गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। इतनी हिम्मत! सड़क का भिखारी मुझे ज्ञान देकर गया। उसने खुद को समझाया। उसने तुरंत नई एजेंसी से 2 प्रोफेशनल स्टाफ रख लिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे फर्क समझ आने लगा। नए स्टाफ काम करते थे लेकिन घड़ी देखकर। वे उसकी फाइलें तो संभालते थे, लेकिन अगर उसे आधी रात को पैनिक अटैक आए या सिर दर्द हो तो वे उसके सिरहाने नहीं बैठते थे। वेदिका को घर काटने को दौड़ता था। जब भी वो डाइनिंग टेबल पर बैठती उसे सामने वाली खाली कुर्सी दिखाई देती। उसे राघव की वो खामोश उपस्थिति याद आती जो बिना कुछ कहे उसे एक सुरक्षा का एहसास देती थी। उसके अमीर दोस्तों की पार्टियों में अब उसे वो खुशी नहीं मिलती थी। जब भी कोई राघव का मजाक उड़ाने की कोशिश करता, वेदिका को अब हंसी नहीं आती बल्कि खुद पर घिन आती थी। उसे राघव के वे शब्द बार बार याद आते, अगर हम में संवेदना मर जाए तो हम मशीन बन जाते हैं। उसे महसूस होने लगा कि वो वाकई एक मशीन बन गई है, पैसे कमाने वाली, पार्टी करने वाली, लेकिन भावनाओं से खाली एक मशीन। 6 महीने बीत गए। राघव की मेहनत और लगन से सेवा सदन का नाम होने लगा था। एक दिन शहर के बड़े उद्योगपतियों ने समाज सेवा के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। वेदिका को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसका मन नहीं था, लेकिन पिता के दबाव में उसे जाना पड़ा। कार्यक्रम का आयोजन उसी सेवा सदन के प्रांगण में था जहां राघव काम करता था। वेदिका अपनी चमचमाती कार से उतरी। स्वागत के लिए शंभुनाथ जी आगे आए। उनके साथ एक युवा खादी के कुर्ते पजामे में खड़ा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर सौम्य मुस्कान। वेदिका के कदम ठिठक गए। उसने अपना काला चश्मा उतारा। राघव! उसके मुंह से अविश्वास के साथ निकला। राघव ने उसे देखा। उसकी नजरों में न तो कोई शिकायत थी न पुराना डर। उसने बहुत ही शालीनता से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते वेदिका जी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। मालकिन नहीं, वेदिका जी। इस संबोधन ने वेदिका को बता दिया कि अब उनके बीच का रिश्ता बदल चुका है। कार्यक्रम शुरू हुआ। वेदिका मंच पर बैठी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान राघव पर था, जो मंच के नीचे सारी व्यवस्था संभाल रहा था। वो देख रही थी कि कैसे बच्चे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, कैसे बुजुर्ग उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वो वही लड़का था जिसे उसने बेचारा समझा था, लेकिन आज वो इस पूरी संस्था की रीढ़ बना हुआ था। भाषण देने की बारी आई। वेदिका माइक के पास गई। उसने अपनी तैयार की हुई स्पीच का कागज खोला, लेकिन फिर उसे बंद कर दिया। उसने सामने बैठे राघव को देखा और फिर दर्शकों को। देवियों और सज्जनों, वेदिका की आवाज थोड़ी कांपी, आज हम यहां दान देने आए हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हम समाज का भला कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। कुछ महीने पहले मैंने एक पौधे को गमले में लगाया था, ये सोचकर कि मैं उसे जीवन दे रही हूं। लेकिन मैं भूल गई कि पौधे को सिर्फ पानी नहीं, धूप और खुली हवा भी चाहिए होती है। जब वो पौधा गमले से निकलकर जमीन में गया तब वो वट वृक्ष बन गया। उसने राघव की ओर इशारा किया। मैं यहां मुख्य अतिथि हूं, लेकिन असली नायक वहां खड़ा है। राघव ने मुझे सिखाया है कि किसी की मदद करना उसे गुलाम बनाना नहीं होता, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना होता है कि वो खुद दूसरों की मदद कर सके। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राघव की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बस सिर झुकाकर वेदिका के शब्दों को स्वीकार किया। कार्यक्रम के बाद जब भीड़ छंट गई, वेदिका राघव के पास आई। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी असहज नहीं थी। तुम बदल गए हो राघव, वेदिका ने धीरे से कहा। नहीं वेदिका जी, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं। बस अब मुझे अपनी कीमत समझ आ गई है। आपने मुझे फर्श से उठाया था, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन चलना मैंने खुद सीखा है। वेदिका की आंखों में आंसू तैरने लगे। क्या तुम वापस आना चाहोगे? मैं वादा करती हूं, इस बार कोई शर्त नहीं होगी। तुम मेरे पार्टनर बनकर काम करोगे, मेरे प्रोजेक्ट बनकर नहीं।
राघव ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, जहां शाम का सूरज ढल रहा था और नारंगी रोशनी बिखर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। माफ कीजिएगा, राघव ने नम्रता से कहा। उस सोने के पिंजरे में अब मेरा दम घुटता है। यहां ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये मेरा परिवार हैं। मुझे यहां सुकून मिलता है। लेकिन वह रुका। लेकिन क्या? वेदिका ने उम्मीद से पूछा। लेकिन अगर आप सच में मदद करना चाहती हैं तो चेक काटकर नहीं, कभी कभी यहां आकर इन बच्चों के साथ समय बिताइए। उन्हें आपकी दौलत से ज्यादा आपके समय की जरूरत है। शायद तब आपको वो खुशी मिले जो आप उन पार्टियों में ढूंढती हैं। वेदिका मुस्कुराई, और ये मुस्कान उसकी पुरानी व्यंग्यात्मक मुस्कान नहीं थी। ये एक पवित्र, निर्मल मुस्कान थी। मैं आऊंगी, उसने वादा किया। जरूर आऊंगी। वेदिका अपनी कार की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं जा रही थी। वो अपने साथ एक नई सोच, एक नई मानवता लेकर जा रही थी। राघव आश्रम के गेट पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। आज राघव ने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं जीती थी, उसने वेदिका को भी हरा दिया था। उसकी अमीरी को नहीं, उसके अहंकार को। और उस हार में ही दोनों की जीत थी। शाम घिर आई थी। आश्रम के मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम की धुन हवा में तैर रही थी। राघव मुड़ा और मंदिर की ओर चल दिया। वो जानता था कि जीवन आसान नहीं होगा, संघर्ष अभी भी बाकी हैं। लेकिन अब वो किसी और की परछाई नहीं था। वो राघव था, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भूखे को रोटी देना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य है उसे वो सम्मान देना जिसका वो हकदार है। गरीबी कपड़े फाड़ सकती है, लेकिन जब तक आत्मा का स्वाभिमान जिंदा है, कोई भी इंसान गरीब नहीं होता। मदद वो है जो इंसान को खड़ा करे, वो नहीं जो उसे बैसाखी पकड़ा दे। राघव और वेदिका की ये कहानी यहीं विराम लेती है, लेकिन ये सवाल आपके लिए छोड़ जाती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उसकी आंखों में क्या देखते हैं? अपनी महानता या उसकी इंसानियत? अगर राघव के संघर्ष और उसके स्वाभिमान की इस जीत ने आपके दिल को भी छू लिया है, तो अपने भीतर के राघव को कभी मरने मत देना। क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं, अमीरी गरीबी आ और जा सकती है, लेकिन आपका चरित्र और आपका आत्मसम्मान ही आपकी असली पहचान है।